चलो भाई, तो रेजिस्टेंस तक हो गया था। रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन था ml अपॉन एन स्क्वायर पर। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस यहाँ तक हो गया था, आसानी से हम लोगों ने कर लिया। ये भी हम लोगों ने कर लिया था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये सब हो गया था ना। और ये टेम्परेचर अफेक्टिंग है ना, कंडक्टर्स की हम बात किए थे, तो क्या था, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता था, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था कंडक्टर में। और एलॉय के केस में भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, बट कम रेट से हो रहा था, है ना। एलॉय के केस में क्या था भाई, कल जो करे थे हम लोग एक बार देख लीजिए फटाफट, है ना। हमने कहा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, टेम्परेचर का इफेक्ट बात किए थे, बात बंद कर दो। टेम्परेचर की इफेक्ट की बात किए थे, हमने कहा था जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। लेकिन एलॉय की बात करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट जिस रेट से वो बढ़ रहा था उस रेट से ये नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा इसमें भी, है ना। इसमें बात किए थे आराम से। इस सेमी कंडक्टर की भी बात किए थे हम लोग, किसकी बात किए थे, सेमी कंडक्टर की भी। सेमी कंडक्टर के केस में क्या था, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा ना, इसकी बात किए थे। फिर इलेक्ट्रोलाइट की भी बात किए थे, उसमें भी वेरिएशन किसकी तरह होता है, सेमी कंडक्टर की तरह। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करता होगा। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई थी अपनी। इसके आगे हम लोगों ने जो किया था, अभी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बताए थे क्या, नहीं बताए थे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आज हम लोगों ने पढ़ने हैं, तो हेडिंग करेंगे क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। हेडिंग करिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। हम रेजिस्टर्स की क्या करेंगे भाई, कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। इसमें दो कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज है, एक क्या है भाई, पैरेलल। आप सब पढ़े हैं इसको, 10th में भी किए होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड व्हाट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड वन इज व्हाट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे और हम किसकी बात करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहला आप हेडिंग करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हम लोगों ने पढ़ने हैं आज। सबसे पहले पढ़ने दोनों है, बट ये पहले फिर ये दूसरा। हेडिंग करिए पहले, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। डेरिवेशन भी आता है कभी कभी, ध्यान रखना, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की बात करेंगे हम, ठीक है, लिखो। डन। रेगुलर रहो, तुम भी बहुत एब्सेंट हो रहे हो। टेस्ट ना देने का ये मिजाज आप लोगों को पीछे ले जाएगा। टेस्ट हमेशा दीजिए और मेंटली प्रिपेयर होइए। अभी टेस्ट देंगे, कॉपी में लिखेंगे, तभी समझ में आएगा क्या मिस्टेक है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उस पर वर्क हो सकेगा। जहाँ दिक्कत होती है आप पूछिए, उसको पढ़िए। बाकी आपके पास एकमात्र सहारा तो है ही वन शॉट, उससे तो काम चल ही रहा है ना। ठीक है, लेकिन मेरा यकीन करिए, आप लोग साइंस के बच्चे हैं, आपको रेस इस बात की करनी चाहिए कि कहाँ आपके ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कहाँ ज़्यादा आपको समझ में आ रहा है, कितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ये नहीं कि बस जल्दी जल्दी कंप्लीट कर ली, इस चीज़ की रेस मत लगाओ। ये टेंडेंसी अपने आप में बहुत ख़राब है, आपको लाइफ की रेस में बहुत पीछे कर देगा, है ना। क्वालिटेटिव स्टडी करिए, अपनी नॉलेज इन्हेंस करिए, है ना, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए, तब पढ़ने का कुछ समझ में आएगा, मतलब आएगा। ठीक है, अदरवाइज फिर कोई मतलब, अच्छे से करिए, समझ कर करिए, बेहतरीन तरीके से करिए, जहाँ से भी हो सकता है। वन शॉट वाली कल्चर से बाहर निकल जाइए, नहीं तो आप लोग साइंस के बच्चे हैं, फिर आपका नंबर नहीं लगेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, यहाँ लाखों में बच्चे सब कुछ छोड़ के केवल और केवल दिन रात पढ़ाई ही कर रहे हैं। उन बच्चों के बीच में बैठकर आपको कम्पीट करना है, तो आप ऐसे नहीं चल पाएंगे। सजेशन मेरा यही है कि ईमानदारी से पढ़िए, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाए, उसको जैसे भी जिस भी सोर्स से आप कर सकते हो करो। टीचर से पूछ सकते हैं, टीचर से पूछिए, यूट्यूब से मिल सकता है, यूट्यूब से, जहाँ आपको ठीक लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैंने कई बार क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, आप लोगों के जो आंसर्स आते हैं वो बताते हैं कि लॉजिकली आप लोग बहुत नहीं सोचते हैं, और वो न सोचना आपको अपने आप में बहुत पीछे ले जाएगा। इसलिए अभी से आदत डालिए, अभी भी बहुत वक्त नहीं गुजरा है, अभी भी कोशिश करेंगे तो बहुत बेहतरीन, बहुत कमाल कर जाएंगे। अच्छे से करिए, समझ कर करिए, पढ़िए, टेस्ट जरूर दीजिए। स्पेशली जो ये सब्जेक्ट्स की, मैं भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो टेस्ट ले रहे हैं उसको ज़रूर दीजिए।
आपने लास्ट अगर टेस्ट दिया होगा तो आपने देखा होगा क्वेश्चन उसमें मैंने सब लॉजिकल रखे थे, कॉन्सेप्चुअल रखे थे, कुछ भी रटने वाले नहीं थे वहाँ। बच्चा वही आंसर कर पाएगा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, लॉजिक अपना एकदम अच्छे से समझा है क्या नहीं वही कर पाएगा। सबके बस की बात वो नहीं है। स्पेशली ऐसे पेपर्स तो आपको ज़रूर देने चाहिए। इससे आपको पता चलेगा आप लॉजिकली कितना उस टॉपिक पे, चैप्टर पे सोच पा रहे हैं आप। यही सब तो तरीके होते हैं जानने के कि कितना आता है हमें, कितना नहीं आता है। अब यही गलती डायरेक्ट जाकर बोर्ड में करोगे तो मार्क्स कटेंगे आपके, कोई कंपटीशन में करोगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बेहतर यही होगा कि अभी से करते रहो, आप अपनी कमी को समझिए, उस पर काम करिए। और अभी क्या है, अभी तो लर्निंग फेज में, अभी गलती करेंगे तो ठीक कर लेंगे, वहाँ गलती करेंगे तो बार बार वही आपको करना पड़ेगा, आपके ईयर्स भी वेस्ट जाएंगे, पैसे भी वेस्ट जाएंगे, सब कुछ होगा। आपके साथ के दोस्त आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रहेंगे, फिर फ्रस्ट्रेशन के भी शिकार हो जाएंगे आप। बेहतर यही है कि अभी से समझिए, अभी से वर्क करिए, और जहाँ जो कमी समझ में आती है उस पर काम करिए। मैं हमेशा देख रहा हूँ मोबाइल जैसी कल्चर आप लोगों को बर्बाद कर दे रही है, इससे दूर रहिए। दूर रहने का मतलब यह है कि नेगेटिवली इसको यूज़ मत करो, इंटरटेनमेंट के लिए, मज़े के लिए, शॉर्ट्स के लिए। शॉर्ट्स इन द सेंस का मतलब कि कम से कम टाइम में कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लें, कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लें। आपकी सोच ये होनी चाहिए कि कौन सबसे ज़्यादा टाइम में पढ़ा रहा है, मतलब वो ज़्यादा बता रहा होगा, ये देखेंगे, ये पढ़ेंगे। जिस दिन आपकी ये सोच बन जाएगी, आप समझो आप कमाल कर लोगे। मेंटेलिटी अपना देखिए, थोड़ा सा समझिए, उस पर काम करिए। आप जिस सोच की गिरफ्त में जा रहे हो, जो चीज़ आपको ग्रैब कर रही है वो आपको बर्बाद कर देगी। कंफर्ट वाले जोन से बाहर आइए, तभी जीवन में कुछ कमाल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। लाइफ में स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, अभी कर लोगे क्योंकि आपके पास एनर्जी भी ज़्यादा है, टाइम भी ज़्यादा है, आप अच्छे से हो जाओगे सक्सेस। बाद में करोगे जब वक्त गुजर जाएगा तो फ्रस्ट्रेशन के भी शिकार हो जाओगे, डिप्रेशन में भी जा सकते हो। टाइम हो सकता है इतना ज़्यादा ना रहे तो एंजाइटी, बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं। फिर कई बार हम क्या होता है, लगता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे साथ के बहुत लोग आगे निकल के, आप गिव अप कर देते हो सकता है थोड़ा सा और एफर्ट लगा देने के बाद आप भी उसी शिखर पे, उसी टॉप पे, उसी पोजीशन पे बैठ जाते। तो मेरे कहने का मतलब है अपने आप को पहचानिए। देखिए आपकी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। दुनिया कोई कितना भी कह दे, कोई टीचर कह दे, कोई स्टूडेंट कह दे, पेरेंट्स कहते हैं, इवन आपके पेरेंट्स, वो आपकी हेल्थ इश्यूज बहुत बेहतरीन समझ जाएंगे। आप पढ़ाई को लेकर डिस्टर्ब हैं, समझ जाएंगे कि पढ़ाई में इसको कुछ दिक्कत है, एग्जैक्ट आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या फेस कर रहे हैं, जब तक आप नहीं बताएंगे, समझाएंगे, वो कैसे जान पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब अपनी प्रॉब्लम आप रियल समझते हो, आपका क्या है क्या नहीं, आप उसके हिसाब से समझिए, टीचर से बात करिए, अपना काम करिए, और अच्छे से अपनी जो भी वीकनेस है उस पर वर्क करिए। यही समय है, ज़्यादा मोबाइल पे डिपेंडेंट ना होइए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। मैं तो भाई इस एज में आपको आकर बता रहा हूँ, अगर आप समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मेरा क्या ही लॉस करके जाएंगे आप। मैं पढ़ाता हूँ भाई, फीस लेता हूँ, मेरा काम यही है, लेकिन आप लोगों के जो तरीके देखते हैं उससे समझ में आता है कि आप लोग ठीक नहीं चल रहे हो। देखो मैं एक बहुत सीधा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, आप समझिए। ज़िंदगी में जब आपको लाइफ में ये लगने लगे कभी भी किसी भी स्टेज पे कि आप हमेशा सही हो, तो आप समझ जाना आप गलत चल रहे हो। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है, हर चीज़ में कहीं ना कहीं गलती, कहीं ना कहीं कुछ एरर आता है। जब आपके माइंड का स्टेटस ये बन जाए कि आप हमेशा सही हो या सही कर रहे हो, तो आप समझ जाना कि आप गलत कर रहे हो अपनी लाइफ में। इसको इल्यूजन बोलते हैं। आपको समझ में नहीं आता कहाँ गलती है, लेकिन गलती हो रही है। तभी होगी जब आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे, अपने आप को देखेंगे, अपनी पास्ट से, अपने पास्ट के प्रोग्रेस से कंपेयर करेंगे, तब समझ में आता है कि हम एक्चुअल में कहाँ हैं आज और पास्ट में कहाँ थे। अगर बहुत सही कर रहे होंगे तो पास्ट के अब तक में बहुत कुछ प्रोग्रेस दिखेगा, पॉजिटिव चेंज दिखेगा कि नहीं दिखेगा। लेकिन आप पाइएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आप 11th पढ़ लिए, 12th पढ़ रहे हैं, क्वालिटेटिव चेंज आपको अपने आप में बहुत कम दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका 11th में ये चीज़ वीक होगा, 12th में आते आते बड़ा स्ट्रांग हो गया है। आप जैसी स्थिति वहाँ फेस कर रहे थे वैसी स्थिति यहाँ भी फेस कर रहे हैं, इसका मतलब ठीक नहीं चल रहा है। जो भी चीज़ आपकी वीक थी, अगर आज तक ठीक नहीं हुई तो इसका मतलब ठीक नहीं चल रहा है। उसको ठीक करने के लिए आपको काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा, गाइड जो भी है जिसको जो ले सकते हो आप लो, उस पर काम करो। आप किसी को मत बताओ, खुद को एसेस करो। आप पास्ट 4-6 या इस 7 मंथ्स के पहले क्या थे, आपकी किन सब्जेक्ट में क्या प्रोग्रेस थी, आपकी क्या स्ट्रेंथ थी, क्या वीकनेस थी, क्या आज तक वो दूर हो पाई, नहीं हो पाई, तो इसका मतलब आपने उसके लिए एफर्ट नहीं लगाया। जब तक आप एफर्ट नहीं लगाएंगे आप ऊपर नहीं आ पाएंगे। रियलिटी को समझो, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से जीना सीखिए यार। आप लोग देखो जिस दुनिया में हो ना, जितना आप लोगों को कॉमन नॉलेज है उतना हर किसी को आता है, कोई भी बच्चा जो नॉर्मल से नॉर्मल पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि वही वन शॉट तो कितने लोग, लाखों लोग देख रहे हैं ना यार, उतना नॉलेज तो हर किसी के पास है। अगर दूसरों को compete करना है तो हमें उससे ज़्यादा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, उससे डिटेल में आना चाहिए कि नहीं, और डिटेल में आना चाहिए। तो रेस आज इसका है, कंपटीशन आज इसका है कि उसका है, उतना तो हर किसी को मिल रहा है, उसमें आप कैसे आप फिल्टर होंगे।
उससे आप कैसे अलग होंगे कि इतना ही पढ़ लेंगे तो हम जीनियस हो जाएंगे? तो नॉलेज के लिए काम करिए और डिटेल्ड वे में एकदम हर चीज़ पढ़िए, समझिए, पूछिए, समझिए, खुद से फिर नहीं आता है टीचर से पूछिए। भाई कोचिंग आप लोग इसीलिए आते हो ना, फिर देखिए मजा आएगा। मैं आप लोगों को कई बार इशारों में बता चुका, आज मैं फिर से कह रहा हूँ। इसीलिए देखो, जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ तो हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा नहीं कि बस इसको करा दिया वैसे करा दिया। अभी देखिए कल रेजिस्टेंस का ही मैं बता रहा था, मैं हर फैक्टर का बताया, ये नहीं कि केवल कंडक्टर का है, सेमी कंडक्टर का बता के निकलने लॉय का, इलेक्ट्रोलाइट का भी बताया, टेम्परेचर में क्यों क्यों बढ़ रहा है क्यों घट रहा है ये भी साथ में बताया। तो हर चीज को, रेजिस्टिविटी का हमने बताया तो बताया क्यों इन्हीं दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। सब मैंने लॉजिक सेंस बताया कि नहीं बताया? तो रटने से काम बढ़ेगा क्या? जब हर चीज का कॉन्सेप्ट लॉजिक समझ में आएगा तब चीजें आपको अच्छे से लर्न रहेंगी ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तभी तो आप कॉन्फिडेंस से बता पाओगे, लिख पाओगे। मेरा यकीन करिए, आप जैसे भी चल रहे हैं थोड़ा सा उस पर देखिए और एसेस करिए और अपने आप को इंप्रूव करिए। मैं बस इतना कहूंगा कि थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, मैं इशारों में कहूंगा, मैं किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ठीक नहीं चल रहा है उसको ठीक करिए। ठीक कैसे करना है उस पर काम करिए, सुनिए, अच्छे से पढ़िए, जो समझ में नहीं आता उसको पूछिए। यहाँ पहले आप खुद से पढ़िए, उसके बाद नहीं समझ में आए तो कहीं से भी हेल्प लेना हो हेल्प लीजिए, बट फर्स्टली आप अपने से ट्राई करो, या क्लास में जो पढ़ रहे हो नोट्स पे कमांड बनाओ, उसके बाद देखो। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? अच्छे से करो एकदम। और किसी भी दुनिया में किसी के भी ऊपर भी भरोसा मत करो कि ये फलाने यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो ये सिलेक्शन करा देंगे, ये फलाने पढ़ा रहे हैं, हम तो कहेंगे मुझ पर तो कभी भी मत करना। मैं बहुत रैशनल बोलता हूँ। अब आपके पास सिलेबस है, आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए, समझिए। आप देखिए कि मैं भी आपको उस लेवल का पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ। नहीं पढ़ा रहा हूँ तो मुझसे पूछिए कि सर आप ये नहीं कराए, वो नहीं कराए, या ये नहीं बताए, मैं बताऊंगा। लेकिन आपको रैशनल होना सीखना पड़ेगा भाई। ये नहीं कि एकदम मन मोह गया तो मोह गया। मैं कई बार देखता हूँ लोग किसी क्रिकेटर को बहुत अगर लाइक करते हैं तो इंडिया मैच जीत रही है हार रही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिकेटर को कुछ हो गया तो इनका समझ लो कि एकदम दिल छलनी हो जाती है एकदम। अरे क्रिकेट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था कि व्यक्ति विशेष को तुम इंपॉर्टेंस देने में देखने लगे? जिस चीज से उस इंसान की पहचान थी आप उसको भूल के उसको टारगेट करने लगे। मेरे कहने के लिए आपका, आपकी स्टडी, आपका जो प्रिपरेशन है वो इंपॉर्टेंट है। किससे पढ़ रहे हो किससे नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमारा सिलेबस होना चाहिए, मेरे लिए मैटर ये करना चाहिए। कौन पढ़ा रहा है वो सेकेंडरी मैटर है। अच्छा लगता है ठीक है, नहीं लगता है तो भी ठीक है, काम तो हमारा पढ़ना था, सिलेबस कंप्लीट करना था ना। समझ रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना सीखिए। आप जिस एज में हैं इस समय आप लोगों के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज बिल्ड होनी चाहिए, नहीं है, मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है। 11th-12th का बच्चा मतलब लॉजिकल बात न कर रहा, मतलब कुछ डेवलप ही नहीं हुआ। आपकी बात भी जब हो तो सामने वाला रिप्लाई देने से पहले सोचे यार कि इसका आंसर क्या दें, क्योंकि क्वेश्चन लॉजिकल है। कम से कम ऐसी बातें करें, नहीं बहुत करते हैं तो कम से कम क्लास में या जब सीनियर से बात करते हैं तो कम से कम ये टेंडेंसी होनी चाहिए। तो यारों में तो आप कुछ भी बोल के हंस खल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी कहीं सिंसियर टॉक हो आपसे, आपकी कोई डिस्कशन चल रहा हो किसी से, तो थोड़ी लॉजिकल बातें होनी चाहिए टॉपिक पे या किसी भी मुद्दे पे, थोड़ा जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम लोगों ने बात करनी है। रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात कर लिए थे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने पढ़ने, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डेरिवेशन भी आ जाता है, इस पे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, हम देखेंगे। लिखो भाई, एक क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है, मतलब न्यूमेरिकल्स मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाता है। तो फर्स्ट स्टडी करेंगे आप सीरीज कॉम्बिनेशन। हेडिंग लिखो भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर्स की सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब इसमें देखिए दो आपके, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात की थी, याद है आप लोगों को? क्या आया था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन, याद है किसी को क्या? वेरी गुड। अगर इस तरह का की हो तो हमने क्या बताया था? क्लोज की हो। वेरी गुड। बैटरी है, बैटरी का जो पोटेंशियल है वी है, ई है हमारा भाई एक के, इसमें करंट आई पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा ना भाई, और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होती है? सेम होती है। अभी लिख लेंगे हम लोग।
वोल्ट मीटर वगैरह हम नहीं लगा रहे हैं, कहाँ मेजर कर रहे हैं करंट, बस मोटा मोटा ये लगा दिए, कहिए तो लगा दें, लगा दें, चलिए आप कह दे रहे हैं तो लगा दे रहे हैं भाई। ये एमीटर है, जहां से करंट एंटर करती है वहां पॉजिटिव होगा, जहां से निकलेगा बाहर वहां क्या होगा, नेगेटिव। वोल्ट मीटर की बात करें तो आप वोल्ट मीटर कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो इसमें, आप यहाँ भी कर सकते हो, जहां से करंट एंटर करेगी वो पॉजिटिव होगा, जिधर से निकलेगी उधर क्या होगा, नेगेटिव। ये वोल्ट। अब यहाँ पर लगने का मतलब केवल इन्हीं रजिस्टर का वो रेजिस्टेंस में वोल्ट मीटर वोल्टेज ड्रॉप मेजर करेगा, यहाँ का नहीं, जहां इसके दोनों एंड रहेंगे उसी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, समझ रहे हो ना, ध्यान रखना। और इसको कैसे बना सकते हैं, हर तरह के फिगर्स का आइडिया रखिए, क्वेश्चन अच्छे आएंगे, सर्किट वगैरह समझना नहीं आएगा तो करना नहीं आएगा दोस्त, इसलिए अच्छे से एकदम समझ लेना। इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको क्या मानेंगे, R3। एमीटर भी बना लेते हैं भाई, इसमें भी एमीटर बना लेते हैं, जहां से करंट एंटर करेगी वो पॉजिटिव, जहां से निकलेगी वो क्या होगा, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ भी R1 R2 R3 लिख लेते हैं, ये है R1 R2 है, ये क्या है भाई, अब रेजिस्टेंस अलग अलग है लेकिन करंट सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। रेजिस्टेंस डिफरेंट है ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 है, इसका क्या है, V2 है, इसका क्या है, V3। इसी तरह से यहाँ भी होगा, इसका क्या है मान लेते हैं V1 है, इसका क्या है V2 है, इसका क्या है मान लेते हैं V3, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रेजिस्टेंस अलग अलग है, करंट सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा, ध्यान में रखना इसको, कोई दिक्कत किसी को, ये तो सिंपल सी चीज है, आप 10th में भी किए होंगे इसको, याद है ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग करेंगे। नहीं करंट सेम है, रेजिस्टेंस डिफरेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है ना, अभी लिखेंगे। और कैपेसिटर के केस में क्या सेम था, चार्ज सेम था, याद है, इसको समझना अच्छे से। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, हम आपको कराएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप लोग, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को, ठीक है। और मेरा यकीन करिए, अगर आप लोगों की केमिस्ट्री थोड़ी 19-20 भी चल रही होगी तो मैं पढ़ाऊंगा जरूर, ठीक है। और ये कभी मत, क्योंकि कई बार मैंने बोलते हुए लोगों को सुना आप लोगों के बीच में ही कि हमारे एक जन के या 2 जन के कहने से क्या हो जाएगा, तुम ऐसे बहुत टीचरों से मिले होंगे, लेकिन मेरा अंदाज थोड़ा दूसरा है। तो एक बच्चा भी मेरे पास आकर अगर बता दिया ना कि मुझे दिक्कत है, मैं जरूर पढ़ाऊंगा उसको। हाँ ये है कि टाइम थोड़ा आगे पीछे रखूंगा, जब भी बुलाऊंगा लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर। आप इस गफलत में मत रहना कि हम बता दे रहे हैं कि हम अकेले चलेंगे तो हमारा नहीं सुनेंगे, क्या, मेरे लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, हर कोई मुझे फीस पे करता है, हर किसी की कॉन्सेप्ट, हर किसी का सिलेबस करानी मेरी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी भी है। इसीलिए मतलब माँ की कृपा से मुझे सब आते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि टीचर पे मैं डिपेंडेंट रहूँ, जब भी कुछ 19-20 होगा मैं पढ़ा दूंगा, कुछ सब्जेक्ट छोड़ पे, जैसे मैट्रिक इंडिया और भी इधर उधर बाकी चीज़ें मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस 1-2 सब्जेक्ट छोड़ दो, बाकी जो कहोगे आप, मैं दुनिया का हर सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा तुम्हें, कॉमर्स के कहो, ह्यूमैनिटीज़ के कहो, आप साइकोलॉजी कहो, आप सोशल सब्जेक्ट कुछ भी कहो, XYZ, बस माइटोकॉन्ड्रिया और कंप्यूटर छोड़ देना, क्योंकि कंप्यूटर मुझे उतना ही आता है, कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, कैसे कॉपी करना है, कैसे पेस्ट करना है, बहुत प्रैक्टिकली एकदम कैमरे में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक, लिखा भाई। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को वीक में मैडम जैसे जितना जितना पढ़ाएंगे ना, उसको संडे संडे में रिकॉल करा दूंगा, तो आप मैडम से भी पढ़ते रहेंगे, साथ साथ मैं उधर रिकॉल भी करा दूंगा, तो किसी का कुछ छूटेगा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, समझ गए ना भाई। 1-1 घंटे की मैडम 3 दिन लेंगे हम, एक ही दिन, एक ही हफ्ते में, मतलब एक ही दिन या 2 दिन लेंगे, 2.5-3 घंटे ले लेंगे, लेवल आ जाएगा अपने आप, बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं हो जाएगा, कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे, मेरे कहने के बाद सोल्यूशन हर चीज का है, थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे तो मैं किसी को भी पीछे नहीं रहने दूंगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने एक बार कराया था, मैंने आपको लेक्चर भी सेंड किया, आप देखिए उसको, समझ में आया, वहाँ मैंने डिटेल में, हाँ आप देखिएगा या मेरे साथ बैठ कर देखिएगा, जहाँ तो डाउट होगा मैं बताऊंगा, मैंने भेज दिया था वंश, फिर भी मैं करा दूंगा, अगर आपको लगेगा नहीं समझ में आया, जो भी है मैं कराऊंगा, निश्चिंत रहो, ठीक।
ठीक है, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों की प्रॉब्लम जो भी है, मेरे पास जितना भी टाइम रहेगा मैं जरूर करूंगा। मैं भगवान तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं भी, मेरे पास भी 24 आवर्स ही रहते हैं, मैं कराऊंगा जरूर। हाँ, कैपेसिटर का करा देंगे, करा देंगे जरूर। इस संडे आप क्या चाहते हो, मैं क्या करा दूं? हाँ, अब देखो ये, जितने लोग उतने मत, फिर कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सोच रहा हूँ कंप्लीट कर दूं, बाकी जैसा आप कहो। हाँ, पहले कंप्लीट कराते हैं, फिर इसका वन शॉट ले लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सही रहेगा। पहले कंप्लीट तो करें, तब तो वन शॉट लें, उसके बाद आप जो जो कहोगे वही करा देंगे। क्योंकि मैं डिटेल में करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, और जल्दबाजी करें तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, हम लॉस, हाँ हाँ वही कह रहे हैं ना, कोई मतलब थोड़ी है। देखो मेरे लिए तो ये फायदे का सौदा होगा ना, कि जल्दी जल्दी कराते, मेरी मेहनत भी बचेगी, टाइम भी बचेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ वो पहले डिटेल में पढ़ाते हैं, फिर वन शॉट लेंगे तो आपको मजा आएगा, है ना, कि क्या चीजें हैं, कैसे क्या है। जैसे मान लो किसी को डिटेल में देखना हुआ तो अपना डिटेल वाले लेक्चर में चला जाएगा, किसी का, आप तुम कभी भी देखना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, तुम कभी भी देखना, जितने भी चैप्टर्स का मैं वन शॉट लूंगा, तुम्हारे क्लास से ज्यादा या उसी के बराबर बताऊंगा, कभी कम नहीं बताता। जितने भी चैप्टर्स की क्लास ली होगी तुम लोग, कभी कुछ मिस नहीं करते हम वो वाली क्लास नहीं बताते कि मजा आ गया मजा आ गया, यूट्यूब जैसे वाली। मेरा ये होता है कि वन शॉट का मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है उस चैप्टर की, जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे सारे डिस्कस करेंगे। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का हमने कराया तो उसमें सब कुछ डिटेल में बताया, एक एक चीज बताया था, है कि नहीं? अभी तुम लोगों के मैथ्स के भी एक दो चैप्टर कराए थे, उसमें सारी चीजें डिटेल से बताई थी मैंने। अभी फिजिक्स का भी कराएंगे तो उसका बताए थे कि नहीं बताए थे? चैप्टर जो कराए बताए ना, उसमें हर चीज का होगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, कराएंगे, थोड़ा सा कॉपरेट करिए आप लोग। टेस्ट वगैरह देते रहेंगे ना, तो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया लगता रहेगा ना, कि हम आपको कितना समझा पा रहे हैं, आप कितना समझ पाए। उसी के हिसाब से मैं अपनी जो भी है टीचिंग, उसको थोड़ा सा डायरेक्शन दूंगा, उसमें और थोड़ा सा चीजें अगर मॉडिफाई करनी होंगी तो मॉडिफाई करेंगे। हम कैसे समझेंगे कि आप लोग किस लेवल तक समझ रहे हो? टेस्ट की कॉपी जब चेक करेंगे समझ में आएगा ना, बच्चा कौन कैसे लिख रहा है, कि कौन कितना समझ पाया था। इसी से तो आइडिया लगाऊंगा मैं। आईटीएफ का कराया था दोस्त, पिछले संडे ही तो कराया, इनवर्स ग्राफ वाला। क्या क्या है तुम्हारे यहाँ? वही डोमेन और रेंज निकालने को आता है, उसकी वैल्यू वैल्यू निकालनी आती है। प्रूविंग वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी सीबीएसई ने हटा ही दिया था, लेकिन फिर भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन कैसे करना है मैं तुम्हें बता दूंगा, यही तो था, और क्या है मेन भाई। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, हटा दिया उन्होंने। हाँ, हट गया, एनसीईआरटी हट गया। हाँ दे दिए हैं, लेकिन है नहीं सिलेबस में। अच्छा, इसको बना लिए। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान क्या होगी पहले समझना। रजिस्टर के जिस एंड पे करंट एंटर करेगा वहां टर्मिनल कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। जहां से निकलेगा वहां क्या होगा? नेगेटिव। हमेशा ध्यान रखना, जो भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी है, जिस एंड से करंट एंटर करेगा वहां कैसा टर्मिनल होगा? पॉजिटिव होगा। जहां से निकलेगा वहां क्या होगा? नेगेटिव होगा। बैटरी या सेल में भी देखो, जहां से करंट निकल रही है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, जहां एंटर करेगी वहां क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है भाई? ध्यान रखना। अब ये अब यहाँ ये निकल रही है, यहाँ से बैटरी या सेल में देखो, बाकी जहां एंटर करेगा वो पॉजिटिव होगा, जहां से निकलेगा वहां क्या होगा? नेगेटिव होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि जो करंट इस रजिस्टर से जा रहा है वही सेम करंट इससे भी जा रहा है, वही सेम करंट उससे भी जाएगा। सेम क्यों जा रहा है कोई पूछे तो? अरे यहाँ और कोई पाथवे ही नहीं है, कोई और दूसरा पाथ है, पाथ ही चेंज नहीं हो रहा, तो जितनी करंट आ रही है सेम वही तो निकल जाएगी, इसलिए करंट इसमें क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन रेजिस्टेंस सबका अलग अलग है, तो इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा? सबका अलग अलग है। वोल्टेज ड्रॉप सबका अलग अलग कैसे आएगा? क्योंकि ओम्स लॉ से हमने पढ़ा है, V इक्वल टू आई इंटू आर। भले आई आपका सेम है, अगर आर डिफरेंट है तो वोल्टेज भी क्या आएगा? डिफरेंट डिफरेंट आएगा, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू आर होता है। आई सेम है लेकिन आर डिफरेंट है, तो वी भी क्या आएगा? सबका डिफरेंट डिफरेंट आएगा। बात समझ में आ रही है अपनी? तो यहां से वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा? सबका डिफरेंट डिफरेंट आएगा। लेकिन जो भी वोल्टेज ड्रॉप आएगा इनका, मुझे ध्यान से बताना, जो भी इनका वोल्टेज ड्रॉप आएगा, बैटरी का जितना हाई पोटेंशियल उससे ज्यादा हो सकता है क्या? सेल या बैटरी के बराबर ही तो हो सकता है मैक्सिमम। तो इन दोनों का जो भी वोल्टेज ड्रॉप है इन सबका सम करेंगे, मैक्सिमम कितने के बराबर हो सकता है? वी के। जो बैटरी या सेल का वोल्टेज होगा उसी के बराबर आ सकता है। तो वी इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे? V1 प्लस V2 प्लस V3, और एंड सो ऑन, ओम्स लॉ से जो वैल्यू आएगी निकाल के रख लेंगे। सीरीज की पहचान क्या होगी? ध्यान से समझना। जब किसी भी रजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल, फर्स्ट किसको कहेंगे? जहां पर करंट एंटर कर रहा है, फर्स्ट, फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड के फर्स्ट से कनेक्टेड होगा, सेकेंड का सेकेंड थर्ड के फर्स्ट से कनेक्टेड होगा, एंड सो ऑन। ऐसे हमने कैपेसिटर में बताया था, किसी भी रजिस्टर का फर्स्ट रजिस्टर का सेकेंड, सेकेंड के फर्स्ट से कनेक्टेड होगा, सेकेंड का सेकेंड थर्ड के फर्स्ट से कनेक्टेड होगा, तब ऐसा कॉम्बिनेशन क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। दो पहचान समझना, मैं बता रहा हूं, दोनों ध्यान में रखना।
जब फर्स्ट रजिस्टर का सेकेंड एंड सेकेंड के क्या होगा, फर्स्ट से कनेक्टेड होगा, और सेकेंड का सेकेंड थर्ड के फर्स्ट से कनेक्टेड होगा, तो हम कहेंगे कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा पहचानने का तरीका क्या है, जिस भी रजिस्टर में करंट सेम जा रही होगी हमेशा किस कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। दो तरीके बता रहे हैं, इस दो से आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सर्किट कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए इसी से सारे आंसर दे देंगे, चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, कितना भी कॉम्प्लिकेशन होगा आसानी से कर ले जाएंगे। क्या, अगर फर्स्ट का सेकेंड टर्मिनल सेकेंड के फर्स्ट से कनेक्टेड है, सेकेंड का सेकेंड थर्ड के फर्स्ट से कनेक्टेड होगा, तो कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। फर्स्ट सेकेंड का फैसला कैसे होगा, जहां करंट एंटर करेगा वो फर्स्ट होगा, जहां से निकलेगा वो क्या होगा, सेकेंड होगा। समझ आ रही बात। और दूसरा क्या था, अगर करंट सब में सेम जा रहा है तो सभी रजिस्टर किसमें होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। ये दो पहचान मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान में रखना, ठीक है भाई। अब इसमें भी देखना, जो करंट यहां एंटर कर रही है वही सेम इसमें भी तो जाएगी, वही सेम इसमें भी आएगी, तो ये सब किसमें है, सीरीज में है। इसमें भी देखो, जो करंट इसमें एंटर करेगी वही करंट इसमें जाएगी, वही करंट। कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये सीरीज हो जाएंगे, इधर उधर दिमाग लगाते हैं। यहां टर्मिनल और कनेक्शन से देखा जाता है कि सीरीज में है कि क्या है, पैरेलल में है, ठीक है ना। ये सब समझना होता है। ये बना लिया आपने, तो आप इसके आउटलाइन लिख लेंगे। लेट वी हैव 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 इन विच, ये सब लिख लेंगे आपकी, मैं बोल दूं मैं, लिख लेंगे आप लोग, बोल दें, लिखे। लेट वी हैव 3 रजिस्टर्स, जल्दी से लिखिए, 2 मिनट का काम है। लेट वी हैव 3 रजिस्टर्स having resistances, let we have 3 resistors having resistances R1, R2, कैपिटल R लिखिएगा। हाँ, रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे, कल बात किए थे। हैविंग रेजिस्टेंसेस कैपिटल R1, कैपिटल R2 एंड कैपिटल R3 ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज है ना। दिस कॉम्बिनेशन is connected with this combination is connected with a battery, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विथ ए बैटरी, या सेल, कुछ भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है और बैटरी भी हो सकता है। हम तो हालांकि यहाँ एक ही बनाए हैं तो सेल है। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विथ ए व्हाट, बैटरी, ब्रैकेट में देना सेल भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकती है। बैटरी का मतलब क्या है, जब 2 या 2 से ज्यादा सेल हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बैटरी। तो सिंगल यूनिट होगा तो उसको हमेशा क्या बोलेंगे, सेल। जैसे हमने एक ही यहाँ बनाए हैं ना, तो ये क्या होगा, सेल। एक से ज्यादा हो गए, 2 या 2 से ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, बैटरी। ये सब ध्यान रखना, हमेशा सीरीज में होंगे, पैरेलल भी हो सकते हैं। पैरेलल में रखने से कोई फायदा नहीं होता। अभी हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की भी बात करेंगे, हालांकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, एग्जाम में तुम्हारे नहीं आएंगे, लेकिन अपकमिंग एग्जाम में आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। मैं दोनों को लेकर चल रहा हूँ साथ में, स्टार्टिंग से बताया ना आपको, जो एग्जाम में आपके नहीं आएंगे मैं साथ में बताता चलूंगा, लेकिन जरूरी है उसके लिए करा देगा। हाँ बेटा, लिखो जरा, क्या लिखा आपने, कनेक्टेड विथ ए बैटरी, ब्रैकेट में आपने क्या लिखा, ब्रैकेट क्लोज करो, along with a key and an एमीटर, along with एक की भी है और उसमें क्या है, एक एमीटर भी है, एमीटर और वोल्टमीटर भी है, बट मैं इसको बता नहीं रहा हूं, ये तो बस मेजर करने के लिए ऐसे, कोई दिक्कत, ठीक है। नीचे लिखिए, अकॉर्डिंग टू फिगर। अब मान लीजिए कुछ सेंटेंस लिखने में रह गया होगा तो आपने फिगर के अकॉर्डिंग बोल दिया तो एग्जामिनर को अंडरस्टूड हो जाएगा कि जो कुछ इसने पिक्चर में ड्रॉ किया उसी के हिसाब से ये कर रहा है ना, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फिगर लिखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो, in series combination same amount of current will flow, in series combination same amount of current will flow, in series combination same amount of current will flow through what, all resistors, but voltage drop across the resistors will be different, but the voltage drop across the resistors will be what, different क्यों होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डिफरेंट है,
V इक्वल टू आई इंटू आर से हम करेंगे तो आई भले सेम है लेकिन आर डिफरेंट है, तो V क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। तो हमारी बात विल बी डिफरेंट। डिफरेंट क्यों होगा, क्यों हम कह रहे हैं कि V इक्वल टू आई इंटू आर होता है भाई। जब मैं V1 की बात करूंगा तो V1 इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू R1। V2 की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, आई इंटू R2 लिखेंगे। जब आप V3 की बात करेंगे तो क्या होगा, आई इंटू R3 लिखेंगे। क्यों अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि करंट भले सेम है आपका लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है। जब रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा, अलग अलग एनर्जी कंज्यूम करेंगे वो, है ना भाई। नीचे लिखिए, लिखिए विल बी डिफरेंट, नीचे लिखिए। लेट अस सपोज voltage drop across resistors are, let us suppose voltage drop across resistors are, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। let us suppose voltage drop across resistors are V1, V2 and V3। voltage drop across resistors are V1, कैपिटल लिखिएगा V, हाँ, कैपिटल V1, कैपिटल V2 and V3 respectively। then total voltage drop across resistors, total voltage drop across resistors, total voltage drop across resistors V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस क्या होगा, V3 होगा। अच्छा ये क्यों लिख दिया हमने, क्योंकि पूरा वोल्टेज ड्रॉप बैटरी के सेल का जो ईएमएफ है उससे ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं, टोटल मिलाकर उसी के बराबर हो सकता है ना मैक्सिमम। तो हमने लिख दिया V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V क्या है, सेल या बैटरी का वोल्टेज है ना, जो हमने सेल या बैटरी यहां यूज किया उसका क्या है, ये वोल्टेज है, ठीक है। नीचे लिखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू व्हाट, ओम्स लॉ। इस बार कल देखिए, कल अभी 2 दिन पहले कंपार्टमेंट का पेपर हुआ, आप लोगों ने देखा, कंपार्टमेंट का पेपर हुआ, ये फिजिक्स का। एक क्वेश्चन आया था, मैं आप लोगों को दिखाऊं, अभी मैंने रिसेंटली आप लोगों को पढ़ाया था। उसमें ये कह रहे हैं, आप लोग मुझे आंसर करना जो स्टार्टिंग में थे। उसमें एक क्वेश्चन आया था कि 2 पॉजिटिव चार्ज हैं प्लस क्यू, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, क्वेश्चन ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग देखना। एग्जैक्टली वही नोट्स का ही आ गया, मैं तो बड़ा हैरान था, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे बट मैं एक ही 2 देख पाया, टाइम का शॉर्टेज रहता है। आप देखना आपको सब मिल जाएगा, जितने जितने चैप्टर अभी करा दिए उनमें सारे क्वेश्चन A to Z मिल गए। उसमें क्या है, एक प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज रखे, प्लस क्यू चार्ज रखे, इसका मैग्नीट्यूड, मतलब जो कैपिटल क्यू है इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू से ज्यादा है, लेकिन ये भी पॉजिटिव है, ये भी दोनों भी पॉजिटिव है। क्वेश्चन ये था आपका कि अगर मान लीजिए, अच्छा बताओ ये कैसा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, प्लस क्यू कैसा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ये इसकी मीन पोजीशन है, मान लेते हैं ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन। क्वेश्चन में आया था कि इस प्लस क्यू चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए बी की तरफ, फोर्स लगा के थोड़ा सा क्या कर दिए, डिस्प्लेस कर दिए, तो कहते हैं कि स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा और ऑसिलेट करेगा। क्या सही होगा, स्टेबल हो जाएगा या ऑसिलेट करेगा, ये ऑसिलेट करेगा। क्यों, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स दोनों तरफ से लग रहा है, स्प्रिंग की तरह मैंने बताया था ना, ऑसिलेशन होगा, एसएचएम होगा इसमें। सेम यही क्वेश्चन ही आ गया, डिक्टो एकदम कॉपी पेस्ट, बस वहां मैंने कैपिटल क्यू लिखवाए थे, इसमें 2 जगह कैपिटल क्यू है, यहां बस स्मॉल क्यू आ गया है। सेम यही क्वेश्चन आया है। पेपर देखिएगा, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, आपको पता चल जाएगा, ये देखना। इसलिए सब कुछ हो रहा है, अगर आप कर लो तो कमाल कर जाओगे। बस नोट्स पे कमांड बना लो, क्वेश्चन जितने करा रहे हो उतने कर लो। तुम शीट्स में देखोगे मैंने हर टाइप के लगभग क्वेश्चन दिए हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप जिससे भी पढ़ रहे होंगे उतनी वैरायटी के क्वेश्चन नहीं किए होंगे। आपने देखा शीट्स के जो क्वेश्चन कराए मैंने स्टार्टिंग से, आप ट्राई करिए, आपको समझ में पता आ जाएगा, पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन मैंने कराए। मन बहलाने वाले क्वेश्चन हमने नहीं दिए हैं, जितने पॉसिबल कॉन्सेप्ट हो सकते हैं आपके लेवल के, मैंने सारे उसमें दिए हैं। वो बात की बात है कि आप लोग पूछते बहुत कम है उसमें, इससे पता चलता है कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन करना चाहिए, बहुत जरूरी था वो, समझ गए। तो V1 इक्वल टू क्या होगा ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ वी हैव व्हाट, V1 इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R1, V2 इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R2, और V3 इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R3, I इंटू क्या हो गया, R3, ठीक है, लिखो। V1 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R1, V2 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R2, और V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R3।
नीचे लिखिए, लिखिए नीचे जरा। इफ 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 इक्विवेलेंट बोलूं मैं, नीचे लिखिए, इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट if equivalent resistance of the circuit आप लोग ना दो चीज करिए, मैं आपको बताऊं, दुनिया में सबसे ज्यादा अपने आप पे भरोसा करिए, और किसी भी बाहरी और इवन अपने घर वालों पे भी हमेशा रैशनल होकर ही बिलीव करना। रैशनल इन द सेंस का मतलब बहुत लॉजिकल, बहुत एकदम साइंटिफिक तरीके से सोचकर। साइंटिफिक इन द सेंस का मतलब आप जो कर रहे हैं कितना सही है कितना गलत है। हालांकि मैं अपने अभी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको जितना करा रहे हैं, जो शीट्स दे रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो किसी भी कंपटीशन के आपके बोर्ड्स के, आप देखेंगे आपसे मतलब लगभग हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। हम चाहते हैं कि आप लोग नए नए क्वेश्चन ट्राई करो, क्योंकि अगर हर क्वेश्चन मैं ही रीच आउट करूंगा ना, तो फिर आपके अंदर वो टेंडेंसी, वो चीजें डेवलप नहीं हो पाएंगी। आप करके आओ, फिर पूछो, मैं बताऊंगा भी, बाकी मैं अपनी तरफ से सारा करा रहा हूं। थोड़ा टेंडेंसी लाओ, थोड़ा सा मुझे भी लगे कि क्लास 12th का बच्चा कोई है जो पढ़ रहा है, या बैच है कोई जिसमें मुझे लगता है थोड़ा सा बात करनी चाहिए, थोड़ा सा ऐसे। मेरा यकीन करिए 11th वाले आप लोगों से ज्यादा क्यूरियस रहते हैं, एकदम उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये कैसे हुआ क्या नहीं। अभी एक बच्चा आज ही पूछ रहा था कि सर किसी भी फंक्शन का जो रेंज होगा नेगेटिव क्यों नहीं आएगा। रूट में फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, कहेंगे सर इसका रेंज नेगेटिव क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रूट में कोई नेगेटिव नंबर आएगा क्या बाहर, रूट में नेगेटिव हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रियल वैल्यूड फंक्शन होगा ही नहीं है, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, होगा नहीं। अब उसके सर बता दिए नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, तो हमने कहा बेटा हो जाएगा, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स में ले जाएंगे तब रियल वैल्यूड फंक्शन, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा। रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हो तो कभी आएगा क्या, नहीं होगा। तो लगता है कि हाँ पढ़ रहा है बच्चा, भाई ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, बढ़िया है। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप नहीं पूछ रहे हो तो नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आप पढ़ रहे होगे तो मैं पूछूंगा, बताओगे तो पता चल जाएगा ना कि हाँ पढ़ रहे हो, कम से कम इतना तो लगेगा। उसको देखिए, लिखा आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। इक्विवेलेंट का मतलब समझते हो आप, इक्विवेलेंट वर्ड से आप फेमिलियर हो। जैसे मान लीजिए 1-1 किलो के 5 बाट हैं, बाट का मतलब समझते हो, जिसको बट खराब बोलते हो, जिससे तौलते होते हैं तराजू राजू में, आप जानते हो कि नहीं, आप लोग सब जानते होंगे, आप सभी भाई सोसाइटी में रहते हैं, तमाम तरह की चीजें, आज तक कल तो इलेक्ट्रॉनिक वाले आ गए, नहीं तो पहले तो सब वही लटके लटके रहते थे, कहीं कहीं टांग देते थे, उसमें बस तौलते थे। तो इक्विवेलेंट का मतलब है जैसे 5 केजी हमें वेट करना है भाई, चाहिए, हाँ बताएंगे, अभी बताएंगे, अभी सड़क पे चलेंगे कुछ तौलेंगे, हाँ चलो अभी देखो, पहले आप समझो। तो हमने कहा 1-1 किलो का 5 रखें, उस पांचों को हटाकर 5 केजी का एक रख देंगे सिंगल। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, उन पांचों को हटाकर एक सिंगल 5 केजी का रख देंगे, उसी को नेट बोलेंगे, इक्विवेलेंट बोलेंगे। वही क्या है इक्विवेलेंट, नेट इक्विवेलेंट टोटल में बड़ा डिफरेंस है, बताएंगे तुम्हें, फिलहाल तो इस पे आ जाए क्योंकि बात मेरी बढ़ती जाएगी। हर वर्ड पे मैंने बड़ी रिसर्च की है, तब कहते हैं जब इस्तेमाल करो बहुत सोच समझ के। लेकिन देखो इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, सुनाई नहीं दिया क्या, बोलो तिवारी, आवाजें बुलंद पढ़ा जाए। हाँ हो गया, क्लियर हो गया, बटरा मिल गया। हाँ चल देखो, यहाँ हमने कहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर कैपिटल आर हो, इक्विवेलेंट का मतलब जो R1 R2 R3 की वजह से सर्किट में रेजिस्टेंस है, इन तीनों को हटाकर कोई एक रेजिस्टेंस निकाल दिया, जितना मतलब कोई एक रेजिस्टेंस लगा दिया जितना इन तीनों का मिलाकर था, तो उसको बोलेंगे क्या है वो इक्विवेलेंट। जैसे हमने कहा 5 केजी का 5 केजी हमें कुछ वेट करना था भाई, वे करना था, 1-1 केजी का हमने क्या किया भाई 5 रखे, उन पांचों को रिप्लेस करके एक 5 केजी का एक वाट रख दिया हमने, तो उसको बोलेंगे वो इक्विवेलेंट वाट है उसका जो भी रखा है। यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इन तीनों को रिप्लेस करने के बाद जो एक सिंगल रेजिस्टेंस हम रखेंगे जो इन तीनों के बराबर होगा मिलाकर, उसको बोलते हैं क्या इक्विवेलेंट। तो हम कह रहे हैं इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज कैपिटल आर, देन V इज इक्वल टू क्या होगा, देन V इज इक्वल टू होगा I इंटू आर, देन V इज इक्वल टू क्या होगा I इंटू आर। इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज कैपिटल आर, देन V इज इक्वल टू क्या होगा I इंटू आर।
देन V इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू आर। ये तीनों वैल्यू उठाकर, ये सारी वैल्यू उठाकर कहां रखे हम, चारों कहां, इक्वेशन 1 में लिखो। ऑन पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ऑन पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ऑन पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो भाई V के प्लेस पे क्या रख देंगे, I इंटू आर, क्या रखेंगे I इंटू आर वन, V1 के प्लेस पे, V2 के प्लेस पे क्या रखेंगे I इंटू आर, V3 के प्लेस पे क्या रखेंगे I इंटू आर थ्री। I सब में कॉमन है, कैंसिल कर लें, आई आर इक्वल टू आई कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस क्या हो गया भाई R3, आई से आई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो R इज इक्वल टू क्या आएगा R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा भाई, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। कैपेसिटर के केस में रेसिप्रोकल में आया था, याद है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, बात आया था मैंने, रेसिप्रोकल रिलेशन है दोनों में, है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, डायरेक्ट सम कर देंगे, है ना, R1 प्लस R2 प्लस, कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ तो आप मुझे बताओ एक्सप्रेशन को देखकर, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमने रजिस्टर कनेक्ट किए हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा इन तीनों से ज्यादा आएगा या छोटा आएगा, ज्यादा आएगा ना, डायरेक्ट सम करके आ रहा है ना, ज्यादा आएगा कि नहीं, इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम जो भी डिवाइसेस हैं कनेक्ट करेंगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। इसलिए जो घरों की वायरिंग होती है कैसे होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन करने वाले हैं, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा तो बिजली का बिल ज्यादा, बिजली का बिल ज्यादा तो, आप समझ रहे हैं ना, बाकी आप समझदार हैं। लिख ले, पढ़े, नीचे लिखिए, एक रिमार्क पॉइंट लिखिए, लिखिए देखिए, if small n registers, if small n नंबर है ये registers each having resistance small r, अब यहां स्मॉल r बता रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, each having resistance small r are connected in series, are connected in series, are connected in series, are connected in what series, then their equivalent resistance will be, क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका, सीरीज में जोड़ दे रहे हैं भाई, डायरेक्ट सम कर देंगे ना सबका, कितनी बार करेंगे n टाइम्स करेंगे, r को अगर n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, r को r में n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, n r आ जाएगा, क्यों भाई r कॉमन कर लो, क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स n टाइम्स, अच्छा 1 में 1 को 5 टाइम ऐड करेंगे क्या आएगा 5 आएगा, 1 में 1 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, तो 1 में 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा n आएगा, n आ जाएगा ना भाई, सो r इक्वल टू क्या आ जाएगा n इंटू r। कोई दिक्कत है बताओ भाई, इजी है कि नहीं, बहुत इजी है। तो अगर इक्वल रेजिस्टेंस है इनका, सबको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा n इंटू r आ जाएगा। कोई तकलीफ की बात, अब मैं पूछ रहा हूं बहुत सोच समझ के आंसर करना, ये पहला पॉइंट कर लो, सेकंड पॉइंट लिखो, हटाओ, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है, सबने लिख लिया ना, सबने लिख लिया, सेकेंड पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा हूं ऐसे ही, आप सब मुझे आंसर करिएगा, हाँ, एक आपके पास कंडक्टर है, सपोज करिए एल लेंथ का है, या मान लीजिए जितने भी लेंथ का है, एल लेंथ का है जो भी है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल आर है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है स्मॉल आर,
और इस रेजिस्टेंस को हमने क्या किया, n इक्वल पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। n इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। अनइक्वल हो जाएगा अभी। n इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, इसको हमने डिवाइड कर लिया इनटू n इक्वल पार्ट्स डिवाइडेड। n इक्वल पार्ट्स में हमने एक क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या आएगा, हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या आएगा बताओ भाई, R बाई एन, R बाई एन, हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या आएगा। जैसे हमने कह दिया 10 पार्ट में डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा भाई, R/10, हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/10। भाई इसको हमने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो एक हिस्से का रेजिस्टेंस कितना होगा, जितना है टोटल अपॉन 10। n हिस्सों में कर दिया तो, n पार्ट में कर दिया तो R/n, R/n। अब इन सभी पार्ट को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो जरा बताना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। लिखो देखो, इसको बनाओ तो फिर मैं बताऊं। क्या मैं सेंटेंस बोलूं या फिगर से आपको समझ में आ रही बात, ये पिक्चर समझ में आ रहा है या मैं सेंटेंस बोलूं। लिखो लिखो, बना लो इसको, फिर बोलता हूं। क्वेश्चन ऐसे पूछ के कंफ्यूज करते हैं, अब इसी में हमें आइडिया नहीं रहता तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं, क्या लिखें या क्या बताएं। इसलिए हर टाइप की चीज हम सोच के रखेंगे पहले से, कहीं कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहीं कोई भी डाउट या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अपने को। जल्दी से लिखो भाई, कोई दिक्कत, बोलते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। All these n parts are connected in series, all these n parts मतलब small n parts are connected in series, all these n parts मतलब small n parts are connected in series, then equivalent resistance will be, then equivalent resistance will be क्या होगा भाई, देखो R by n, R by n, R by n, कितनी बार भाई, n टाइम्स। अब इसको n टाइम्स ऐड करेंगे तो n से हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा, तो क्या होगा ये R बाई एन इंटू क्या हो जाएगा, n, n से n क्या हो जाएगा, फाइनली क्या आएगा, वही जो रजिस्टर का था। हम अलग अलग आंसर देंगे लेकिन चीजें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। कभी कभी ऐसे सिचुएशन बनाएंगे कंफ्यूज करने के लिए, आपसे बोलेंगे, आपको लगेगा n इंटू आर से हो जाएगा तो n इंटू आर ही कर दे, नहीं, इसमें क्या करेंगे, इतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इतने इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो होगा। ये लो उसमें निकालो, बैग रखा होगा ना ऊपर, अगर उसमें नहीं होगा तो बैग में रखा होगा, बैग में ऊपर वाले ने, उसमें देख लेना, मिल जाएगा। समझ गए हमारी बात, कोई दिक्कत, डन। तो कभी कभी ऐसे भी कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा, लेकिन आइडिया है ना आपको, कर लेंगे, कहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट रीडिंग करिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको जल्दी से कर लेते हैं, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, हटाओ, हटा दो ना इसे, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जल्दी लिखो, सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, हम रजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। कैसे जानेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है भाई, इसमें क्या सेम होता है, आइडिया है आपको, बैग में होगा ना, मिल गया।
R1 R2 R3। अब देखो जरा ध्यान देखना, जो भी करंट यहाँ आ रही है, क्या इस करंट को दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए एक ही पाथ है, क्या एक ही रास्ता है, एक से ज्यादा है? इसका मतलब ये करंट तीन पार्ट में डिवाइड होगा, तीनों इक्वल होंगे जरूरी नहीं है। तीनों इक्वल कब होते? जब तीनों रेजिस्टेंस सेम होते। तीनों करंट इक्वल कब होंगे? जब तीनों रेजिस्टेंस क्या होंगे? सेम। अगर डिफरेंट है तो करंट भी क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट जाएगी। तो यहाँ क्या होगी भैया, मान लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट जा रहा है, यहाँ क्या है इसका सेकंड पार्ट जा रहा है, यहाँ इसका थर्ड पार्ट। लेकिन ये पार्ट इक्वल तभी होंगे जब रेजिस्टेंस क्या होंगे? इक्वल होंगे, अदरवाइज क्या होंगे? डिफरेंट। फिर आता है कि सर कैसे जानेंगे किस में कम जा रहा है किस में ज्यादा? जरा मुझे बताना। V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर। वोल्टेज सब में सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं क्या चीज सेम होता है भाई, बता। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? सेम होता है। ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा? नेगेटिव। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है भाई? सेम होता है। अगर वोल्टेज सेम है, V अगर सेम है, मुझे बताओ इसका मतलब क्या हो गया? I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? R। इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें कम करंट जाएगी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज्यादा करंट जाएगी, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें कम करंट जाएगी। मेरी बात समझ में आया? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान क्या होगी? सब में क्या जा रहा होगा? डिफरेंट डिफरेंट करंट जा रहा होगा। सेम करंट कब जाएगा? जब रेजिस्टेंस क्या होंगे? सेम होंगे, इक्वल होंगे। इसमें भी इक्वल हो सकता है, नहीं कई बार समझते हैं कि पैरेलल में इक्वल नहीं होगा, सीरीज में इक्वल होगा। पैरेलल में भी इक्वल हो सकता है, कब? जब सभी रेजिस्टेंस क्या हो? सेम हो, इक्वल हो, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं होगा। मेरी बात ठीक है ना? कब होगा कब नहीं, ध्यान समझना। फिर इसके बाद हम कह रहे हैं कि यहां से हम समझ गए बी कांस्टेंट है, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 1/R। मतलब जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगी, और जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज्यादा करंट जाएगी। ठीक है ना? जो ज्यादा होगा उसमें कम जाएगा, जिसमें कम होगा वो करंट ज्यादा जाएगी उसमें। ठीक। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है हर एक रजिस्टर के अक्रॉस। तो आप चाहो तो लिख लेना, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स आर व्हाट? सेम। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स आर व्हाट? सेम। और ये किसके बराबर आएगा? अरे जो बैटरी का क्या होगा, अगर वो पूरा सर्किट आ रहा है उसके साथ। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स आर व्हाट? सेम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा सेम होगा। ठीक है भाई, हर एक रजिस्टर पर। और पहचान इसकी क्या होगी कि किसी एक एंड से सभी रजिस्टर के क्या होंगे? फर्स्ट टर्मिनल कनेक्टेड होंगे, किसी दूसरे एंड पे सभी रजिस्टर के क्या होंगे? सेकेंड टर्मिनल क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। पहचान क्या है? पहला तो ये समझ गए कि सब में करंट डिफरेंट डिफरेंट जा रही है। सेम कब जाएगी? जब हर एक रेजिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा, सबकी वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। दूसरा पहचानने का तरीका क्या है? कनेक्शन से कैसे समझेंगे कि हर एक रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, सेकंड सेकंड से कनेक्टेड होगा। हर एक का फर्स्ट फर्स्ट से कनेक्टेड होगा, सेकंड सेकंड से कनेक्टेड होगा। सीरीज में क्या था? फर्स्ट का सेकंड, सेकंड के फर्स्ट से कनेक्टेड था, सेकंड का सेकंड, थर्ड के फर्स्ट से कनेक्टेड था। इसमें क्या हो रहा है? हर किसी का फर्स्ट हर किसी के फर्स्ट से कनेक्टेड होगा, सेकंड सेकंड से कनेक्टेड होगा। तब कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। ठीक है ना? यहां सेम सेम रहेगा। क्लियर? दो पहचानने के तरीके हैं। अब अकॉर्डिंग टू फिगर लिखो। वोल्टेज सेम है तो डिफरेंट क्या है? करंट। करंट डिफरेंट हो रही है ना, स्प्लिट हो रही है तीन वे में। तो जो टोटल करंट आई जा रही है वही तीन पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। लिखिए लिखिए, अकॉर्डिंग टू फिगर टोटल करंट I इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू फिगर टोटल करंट I इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू फिगर टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या होगा भाई? I1 प्लस I2 प्लस क्या हो जाएगा? दिस इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? I1 प्लस I2 प्लस I3। फ्रॉम ओम्स लॉ वी हैव I1 इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन R1 होगा। कोई दिक्कत? वोल्टेज ड्रॉप सेम है ना? I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? V अपॉन, और I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R3। ये कैसे हो रहा समझ में आ रहा है? क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है भाई? देखो जरा, V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R। तो यहां से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन। तो जब I1 के लिए लिखेंगे तो V अपॉन R1, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप सब में सेम है ना, इसलिए हर जगह VV ही लिख दे रहे हैं।
लेकिन रेजिस्टेंस सबका डिफरेंट डिफरेंट है, तो R1 R2 R3 लिखा जा रहा है। कोई दिक्कत? मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान रखना, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें कम करंट जाएगी। इनवर्स रिलेशन होता है पैरेलल में, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए लिख लिया आपने, लिखो, इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज कैपिटल R, if equivalent resistance of the circuit is capital R, if equivalent resistance of the circuit is capital R, then I is equal to क्या हो जाएगा भाई, V upon R, then I is equal to हो जाएगा V upon R, then I is equal to क्या हो जाएगा, V upon R। हाँ, equivalent resistance of the circuit is capital R, then I is equal to क्या हो जाएगा, V upon R। लिखिए, on putting all these values in equation first we get, on putting all these values in equation first we get, on putting all these values in equation first we get, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं सारी वैल्यूज। क्या आएगा देखो भाई, V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन क्या हो जाएगा R2 प्लस V अपॉन क्या हो जाएगा R3। क्या V सब में कॉमन है? हाँ, कैंसिल कर लेंगे हम फिर कॉमन करके, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन, यहाँ तक इसको करके रखते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इस पर बात करेंगे, इसको पता के एक बार, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप लोग की सेकेंड क्लास से लेट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो रेसिप्रोकल का सम आ रहा है, इसका मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा जो सबसे कम होगा उससे भी कम आएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम होगी उससे भी क्या आएगा, कम आएगा। मैंने कैपेसिटर के केस में लिखवाया था लीस्ट से भी कम आएगा, याद है, वैसा कुछ लिखवाया होगा, है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे, इसको कल फिर से बता के थोड़ा सा इसे ब्रीफ देंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस पे और भी बातें करनी है अपने को, ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। डन डन, ठीक है, फिर थैंक यू सो मच।